योग ध्यान प्राणायाम को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। आशीष जी, कुछ आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताइए। जैसे आपने नाम में ही देखा होगा आर्ट ऑफ लिविंग, अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो जीवन जीने की कला। तो आर्ट ऑफ लिविंग का सिंपल सा मोटिव है कि लोगों को कैसे जीवन जीना है, उसमें हम उनकी मदद करते हैं। और इसकी स्थापना परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने 1981 में की थी। तो तब से लेके अब तक हम 180 से ज़्यादा देशों में फैल चुके हैं। सुदर्शन क्रिया क्या करती है, आपको तुरंत 10 मिनट के प्रैक्टिस से तुरंत अपने आप को विचार से मुक्त कर देती है। जो अभी विचार हमारे दिमाग में परेशान कर रहे होते हैं वो सब खत्म होने लगते हैं। टीनेजर्स जो प्रेजेंट टाइम के हैं वो रिलेशनशिप को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना मानकर उस पर प्राइम फोकस अपना करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये उनकी सही एज है। इस समय उनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि जब कुछ बन जाएंगे तभी सामने वाला आप पे विश्वास करेगा। क्योंकि सामने वाला भी यही चाहता है, जब तक आप सेटल नहीं होंगे तब तक वो आप पे विश्वास कैसे करेगा। तो योग और जिम में क्या डिफरेंसेस रहते हैं अगर इनको कंपेयर करें तो? देखो, योगा और जिम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है तो हम ये कहेंगे कि जिम के साथ साथ योगा अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कारण ये है कि जिम में आपने देखा होगा बॉडी बनती है, अच्छी बॉडी बनती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो योगा में आसन होता है योग निद्रा। योग निद्रा बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो हम 15 मिनट जब हम योग निद्रा करते हैं तो वो 2 या 3-4 घंटे की नींद के बराबर होती है। मेडिटेशन जब हम करते हैं, अगर रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा मन बहुत शांत होता है। मेडिटेशन अगर आप 15 से 20 मिनट करते हैं तो आप एक समय ऐसा रहेगा कि आप अपने इमोशंस को मेडिटेशन के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक गुरुकुल भी रन करते हैं यहाँ पर? हाँ, हमारी संस्था का एक यहाँ पे फरुखाबाद में गुरुकुल रन होता है जी। यहाँ हम लोग शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाते हैं। मोबाइल्स अलाउड हैं गुरुकुल में? नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउड है। सर, जिसने गुरुकुल से अपना 12th कंप्लीट किया है, इन कंपैरिजन टू जो प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आप कथावाचक के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ज्योतिषाचार के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, कर्मकांड में आप आगे बढ़ सकते हैं। इनके पास भी अलग अलग फील्ड होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने जा रहा है आशीष कोस्टा जी के साथ में। आशीष कोस्टा जी फरुखाबाद में एक आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है श्री श्री रविशंकर जी की, उसको रन करते हैं और साथ में ही वो एक गुरुकुल को भी रन करते हैं। नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर आए और इस गुरुकुल के बारे में आपको पता चला। आशीष जी, कुछ आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताइए, ये है क्या और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी? आर्ट ऑफ लिविंग बेसिकली एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 180 से ज़्यादा देशों में इस समय फैला हुआ है। और इसकी स्थापना परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने 1981 में की थी। तो तब से लेके अब तक हम 180 से ज़्यादा देशों में फैल चुके हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं हम लोग। सेवा प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स रन होते हैं, रिवर रेजुमेशन का काम होता है। बहुत सारे ऐसे करीब 50+ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं। और मेन हमारी संस्था का अगर रीढ़ की हड्डी देखें तो वॉलंटियर्स हैं, जिनके वजह से आज हम इतने विशाल विश्व धरातल पे हैं। जी। सेंटर्स बेसिकली क्या सिखाते हैं? सेंटर्स में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। बहुत सारे 5 से 6 दिन के प्रोग्राम्स होते हैं। इनिशियल जो बेसिक प्रोग्राम होता है जिसको हम हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के प्रोग्राम होते हैं जिसको हम एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। ध्यान के ऊपर बहुत अच्छे ध्यान है कि ध्यान कैसे करें, उसके लिए हम लोगों का एक सहज समाजी ध्यान मेडिटेशन होता है। और ऐसे ही वेलबींग के लिए, स्पाइन केयर के लिए ऐसे 50+ कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। बच्चों के लिए अलग हैं, यूथ्स के लिए अलग हैं। यूथ्स के लिए यस+ होता है, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार। बच्चों के लिए उत्कर्ष योगा। तो इस तरह के 50 से प्लस प्रोग्राम्स हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को सिखाते हैं और उनका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसे बैलेंस करें, इस पे हम लोग उनको गाइड करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है वो योगा पे भी ज़्यादा फोकस करता है अपना? हाँ, योगा इज़ द पार्ट ऑफ ऑल कोर्सेज। जितने भी कोर्स हैं हमारे, तो योगा छोटा सा पार्ट्स होता है। ठीक है।
तो मेन फोकस किस पे रहता है आर्ट ऑफ लिविंग का? आर्ट ऑफ लिविंग का फोकस, जैसे आपने नाम में ही देखा होगा आर्ट ऑफ लिविंग, अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो जीवन जीने की कला। तो आर्ट ऑफ लिविंग का सिंपल सा मोटिव है कि लोगों को कैसे जीवन जीना है, उसमें हम उनकी मदद करते हैं। जी। आप देखते हो इतना समाज में तनाव है ना, भ्रष्टाचार है, मन परेशान रहता है, जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़ापन आता है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें, ये हम आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं कुछ कोर्सेज के माध्यम से। ठीक है, आपने आर्ट ऑफ लिविंग कैसे ज्वाइन की थी? मैंने आर्ट ऑफ लिविंग 2005 में ज्वाइन किया था। तब मैं 10th क्लास में स्टूडेंट था। तो मेरे भाई साहब पहले से जुड़े हुए थे, वो हमको लेके आए 2005 में। मैंने बोला छोटे बच्चों का एक प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम मैंने किया था, उत्कर्ष योगा। तब से ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और 2013 में गुरुदेव ने हमको इस पथ पे एक टीचर बनाया। तो 2013 से हम बहुत सारे प्रोग्राम सिखा रहे हैं लोगों को, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लोकल सिटीज़ में, सब जगह इस तरह से हम सिखाते हैं। तो हमको करीब 10 साल हो गए हैं इस संस्था में टीचर बने हुए। ठीक है, मेडिटेशन वर्क कैसे करता है नॉर्मल पीपल की लाइफ में? देखो, मेडिटेशन जब हम करते हैं, अगर रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा मन बहुत शांत होता है। अब मन कैसे शांत होता है? देखो, मेडिटेशन का सिंपल सा फंडा है, कुछ ना करना ध्यान है। कुछ ना करना मतलब तीनों एक्सपेक्ट से, शारीरिक लेवल पे भी, मानसिक लेवल पे और भावनात्मक लेवल पे, जब तीनों जगह से अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने आप में मेडिटेटिव स्थिति में आ जाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ना हमें विचार परेशान कर रहे होते हैं, ना हमें भावनाएं परेशान कर रही होती हैं, तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, डेट इज कॉल्ड मेडिटेशन। वरना कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। शरीर शांत है तो मन चल रहा है, मन शांत है तो शरीर चल रहा है। तो जब इन तीनों फील्ड में हम जब कुछ नहीं करते हैं तो वो ध्यानस्थ स्थिति होती है। क्या मेडिटेशन करने के कुछ रूल्स होते हैं या स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे परफॉर्म किया जाए? कोई रूल तो नहीं है कि भाई मेडिटेशन के लिए हमको पूरा व्यवस्था बनानी पड़े, कुछ नहीं। आँख बंद करते हैं और अपनी थोड़ा हम सांसों पे जैसी ध्यान ले जाते हैं, अपने आप हमारी स्थिति, मनोस्थिति जो होती है वो एकदम से शांत होने लगती, विचार आना कम होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग श्वासों से हमारी अलग अलग एक्शन होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब श्वास हमारी तेज चल रही होती है तो उस समय हम गुस्से की स्थिति में होते हैं। जब श्वास हमारी जब एकदम शांत होती है, धीरे धीरे चल रही होती है, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा हम दुखी रहते हैं। ठीक है ना, देखा होगा जब दुखी होते हैं तो ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं चल रही है। और जब खुश होते हैं तो हमारी लंबी गहरी सांस होती है। तो जैसे जैसे सांस चलती है वैसे वैसे हमारा मन, भावना एक्टिव होती हैं। तो जैसे ही हम आंख बंद करके, आंख खोल के सांसों पे अपना ध्यान रखते हैं, वैसे वैसे हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि तीनों, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, तीनों जगह से हम एकदम कह सकते हैं कि विचार लेस हो गए, थॉटलेस हो गए। तो उस समय ध्यान लगता है। तो जो काफ़ी लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं वर्कलोड की वजह से या और भी जनरली जो उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वो मेडिटेशंस के थ्रू माइंड को अपने कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप 15 से 20 मिनट करते हैं तो आप एक समय ऐसा रहेगा कि आप अपने इमोशंस को मेडिटेशन के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर भी बोलता है कभी कभी जब गुस्सा है तो थोड़ा सांसों पे ध्यान दो। आप दिखाने भी जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है लंबी गहरी सांस लो, है ना। ये हमारे आयुर्वेदा में पहले से ही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। होता क्या, मेडिटेशन अपने लिए कुछ समय है। हम दिन भर कुछ ना कुछ भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो भारी वातावरण के लिए करते हैं। अच्छे कपड़े खरीदने जाएंगे, अच्छा साबुन लाएंगे, फेस वॉश लाते हैं, लेकिन मन को कैसे साफ करें उस पर हम कभी काम नहीं करते हैं। तो मेडिटेशन एक टेक्निक है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हम अपने मन को बहुत शुद्ध कर सकते हैं। और जब मन अच्छा होता है तो उस समय हम जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो हमारी बहुत अच्छी होती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम शांत मन से कोई निर्णय लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रेदर देन कि हम हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई निर्णय लें। अगर हम लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं फिर बाद में कहीं ना कहीं हमें उसका रिग्रेट होता है, क्योंकि फिर पछतावा, ओ शिट
जल्दबाजी में ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, इस तरह के विचार आने लगते हैं। हाँ, कभी सही भी हो सकता है, कभी, लेकिन 90% केसेस में जल्दबाजी के निर्णय ठीक नहीं होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग मेडिटेशन के अलावा भी और क्या क्या योगा के आसन परफॉर्म कर सकते हैं? मैंने बताया ना, जो कोर्स होते हैं उसमें एक पार्ट होता है। प्रॉपर योगा पे हम लोग नहीं है ना प्रॉपर मेडिटेशन पे। हमारा एक तरह से हर चीज़ का एक पैकेज है। ठीक। हम लोग योगा भी कराते हैं, मेडिटेशन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ें हैं। योगा आप कर सकते हैं और योगा करना बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? प्राणायाम आपकी एक सूक्ष्म एनर्जी है, ऐसे कह सकते हैं कि एक तो हमारा सांस चल रहा है, जीवन जी रहे हैं तो सांस चल रहा है ना, उससे भी सटल एनर्जी है। आपने कभी देखा होगा कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा हो जाता है, मतलब प्राण शक्ति कहीं ना कहीं उसमें है ना। सांस खत्म होगी लेकिन प्राण शक्ति है। तो प्राणायाम क्या, अपनी जो प्राण ऊर्जा है उसको बहुत अप रखती है। प्राणायाम जब भी करते हैं तो तरह तरह के प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। तो इससे हमारी जीवन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। आपने भी देखा होगा, जब पुराने जमाने में जब योद्धा लोग लड़ते थे तो या गदा उठाते तो वो उज्जी श्वास लेते थे। उज्जी श्वास से पहले श्वास भरते थे कि प्रहार करते समय श्वास छोड़ते थे। वो प्राण ऊर्जा को पहले खींचते थे ऊपर और फिर उस पर अटैक होता था। तो प्राणायाम से हमारी जो प्राण ऊर्जा है, सटल फोर्स एनर्जी, सूक्ष्म, उसको हम बढ़ाते हैं, है ना। एक साधारण होता हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। ये जो कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग का, ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है या चिल्ड्रंस के लिए भी? सबके लिए है। हमारे यहाँ मैंने बताया शुरू में, ये कोर्स सभी एज ग्रुप के लिए है। छोटे बच्चों के लिए उत्कर्ष योगा करते हैं, जिसमें हम 8 से 13 साल के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। फिर 13 से 18 साल के लिए मेधा योगा कोर्स है, वो करते हैं। 18 से 35 साल के लिए यस प्लस हैप्पीनेस प्रोग्राम फॉर यूथ, ये करते हैं। और ऐसे ही बड़े लोगों के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए अलग चैलेंजेस होते हैं। बच्चों के अलग हैं, टीन्स के अलग हैं, एडल्ट्स के अलग हैं। तो उस हिसाब से हम अपने अपने प्रोग्राम उस हिसाब से देते हैं, एज ग्रुप के हिसाब से। एडल्ट्स जब आपकी ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो कोर्स है, जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो एडल्ट्स तो उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रंस हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं ये चीज़ें? बच्चों को हम बच्चों के हिसाब से सिखाते हैं, उन्हीं के मतलब मनोस्थिति पे जाके कह सकते हैं। बच्चों को हम कुछ भी अगर सिखाते हैं तो उनके लिए हर एक गेम्स हमने बनाया है। अगर हम कंसंट्रेशन उनको सिखाएंगे तो एक कंसंट्रेशन का गेम बनाया है। अगर हमको कुछ लर्निंग का पॉइंट सिखाना है तो एक लर्निंग बेस्ड गेम है। जैसे मेमोरी का एक गेम होता है, तो सपोज हमने उनको बोला है कि 3 के टेबल पे ओम बोलना है ना। तो 3, 6, 9 जब भी आएगा या 3 का मल्टीपल होगा तो ओम बोलेंगे। तो बच्चों को हम बैठा देते हैं एक ग्रुप में, फिर वो काउंटिंग बोलते हैं, 1, 2, 3 आ गया तो 3 नहीं बोलेंगे, ओम बोलेंगे, 4, 5 ओम, 7, 8। तो ऐसे ऐसे वो करते हैं। तो उसमें क्या, बच्चों को खूब मज़ा आता है। लास्ट में एक विनर होता है। तो फिर उसके बाद फिर हम बच्चों को समझाते हैं कि आपका मन कहाँ था, है ना, आप क्या सोच रहे थे। तो इस तरह से हम उनको फिर उस नॉलेज पॉइंट से जोड़ते हैं जो हम उनको देना चाहते हैं, है ना। जब आप खेल रहे थे या 3 का टेबल आप याद कर रहे थे उस समय, या कुछ काउंटिंग कर रहे थे कि ये नंबर मेरे पे आएगा या ये इस पे आएगा, है ना, तो उससे हम उनको कनेक्ट करते हैं नॉलेज पॉइंट से। मेमोरी पावर उनकी भी इससे इंक्रीज होती है। मेमोरी पावर बिल्कुल, क्योंकि मेमोरी के लिए हम बहुत सारे हमारे पास योगा प्राणायाम है बच्चों के लिए, वो हम सिखाते हैं उनको, जिससे मेमोरी डेवलप होती है। प्रेजेंट टाइम के टीनेजर्स के लिए क्यों ज़रूरी है ज्वाइन करना इस मेडिटेशन को या प्राणायाम को? टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी एज है, इस एज में बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। और आपने देखा होगा टीनेजर्स के लिए स्कूल का वर्क बहुत होता है, स्टडी का तो है ही, साथ ही साथ रिलेशनशिप का बहुत उन पे वो फ़र्क पड़ता है। इस समय रिलेशनशिप में बहुत फंसे रहते हैं। मेरी क्लास में इतनी बड़ी इज्जत है, अगर हमने कुछ बोल दिया तो क्या होगा। स्टडी के साथ साथ रिलेशन हावी होती है। तो जब वो ध्यान प्राणायाम योगा करते हैं तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। ये विचार उनको फिर परेशान नहीं करते हैं। आपको विचार तब तक परेशान करेगा जब तक आप उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, है ना। और योग ध्यान प्राणायाम क्या करता है, विचारों को ख़त्म करता है, थॉटलेस नहीं बनाएगा। अगर आपके अंदर विचार नहीं आ रहे हैं तो फिर हम कहेंगे भाई डॉक्टर को दिखाओ,
है ना। विचार आएंगे चले जाएंगे, वो तो एक चैन है, चलती रहेगी, ठीक। एक आया दूसरा आया। लेकिन योगा प्राणायाम ध्यान क्या करता है, वो जो विचार आ रहा है उसमें फंसने से रोकता है। सपोज एन एग्जाम्पल, हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम से हमें अपना रिलेशनशिप याद आ गया, अब हम उसमें खोए गए, पूरा क्लास खत्म हो गया लेकिन हमारा मन उसी में फंसा। योग ध्यान प्राणायाम वाला व्यक्ति क्या करेगा, आया अच्छा ठीक है चलो जाओ अभी समय नहीं है, वो अपना फिर से पढ़ाई में वापस ले आएगा, फोकस उसका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि हाउ टू हैंडल द माइंड, है ना। एट द सेम टाइम जब स्टडी हो या गेम्स खेल रहे हो तो वो टेक्निक सीख जाता है। और ये सब कुछ नहीं है, श्वासों की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम सुदर्शन क्रिया बोलते हैं। सुदर्शन क्रिया क्या करती है, आपको तुरंत 10 मिनट के प्रैक्टिस से तुरंत अपने आप को विचार से मुक्त कर देती है। जो अभी विचार हमारे दिमाग में परेशान कर रहे होते हैं वो सब खत्म होने लगते हैं। टीनेजर्स जो प्रेजेंट टाइम के हैं वो रिलेशनशिप को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना मानकर उस पर प्राइम फोकस अपना करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ही तो मानते हैं वो, है ना। तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते है ना। और एक समय ऐसा आता है कि तुम्हारे बिना जिएंगे ही नहीं, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनकी सही एज है, इस समय उनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना। क्योंकि जब कुछ बन जाएंगे तभी सामने वाला आप पे विश्वास करेगा, बिल्कुल, है ना। ये तो अभी इस एज में हम तो पॉकेट मनी से खर्चा चला के लोगों को घुमाते हैं है ना, ऐश कराते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा टाइम है, हाँ। है ना। लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई के समय से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। और जब बन जाते हैं तो रिलेशनशिप पे ध्यान रखना चाहिए। कितने रिलेशनशिप अभी चले हैं जब आप स्कूल डेज में थे, 100 में मुश्किल से 2 या 3 ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं आखिरी तक, बाकी सब टूट जाते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। क्योंकि सामने वाला भी यही चाहता है, जब तक आप सेटल नहीं होंगे तब तक वो आप पे विश्वास कैसे करेगा। टाइम पास तो सभी कर लेते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस समय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई, कुछ बन जाए उसके बाद फिर हम उस पर आगे बढ़े, है ना। जो टीनेजर्स और जो यंगस्टर्स, एडल्ट्स भी हम लोग ले सकते हैं, वो जिम जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू योग करने में। तो योग और जिम में क्या डिफरेंसेस रहते हैं अगर इनको कंपेयर करें तो? देखो, योगा और जिम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है तो हम ये कहेंगे कि जिम के साथ साथ योगा अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कारण ये है कि जिम में आपने देखा होगा बॉडी बनती है, अच्छी बॉडी बनती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना। आपने देखा जो बॉडी बिल्डर होते हैं एक रोबोट की तरह चलना शुरू कर देते हैं, है ना, एकदम ऐसे, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। और योगा में क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर में लचीलापन आता है। तो जो लोग भी जिम करते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जिम के साथ साथ योगा भी अपने करिकुलम में लाएं, अपने रूटीन में लाएं, जिससे शरीर के साथ साथ शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। और जब क्या होता है शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन रहता है तो मन में भी आता है, और मन में फ्लेक्सिबिलिटी जब होती है तो फिर हम हर काम आसानी से कर लेते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जब शरीर बहुत टाइट है या कुछ है तो मन भी खराब रहता है ना। क्यों? क्योंकि शरीर में लचीलापन नहीं है, इसीलिए मन भी वहाँ हमारा फंसा रहता है, यहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द। तो योगा बेसिकली तीनों चीज़ों में काम करता है, शरीर में मजबूती भी लाता है, हड्डियों में मजबूती भी लाता है और लचीलापन भी लाता है। और जिम क्या करता है, शरीर बनाता है, लचीलापन नहीं ला पाता है। तो मैं कहूँगा दोनों प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा है। मैं मना भी नहीं करूँगा कि जिम मत करो, है ना। योगा से आपको शारीरिक शांति, मानसिक शांति और भावनात्मक रूप से हम स्ट्रांग होते हैं, जिम में शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। तो हम लोग योगा और जिम का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, योगा भी ठीक है, जिम भी ठीक। जिम भी ठीक, क्योंकि दोनों रिजल्ट देते हैं। अगर कोई ऑनलाइन योगा कर रहा है और कोई ऑफलाइन योगा कर रहा है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस वो पाता है? डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आप कह सकते हैं कि भाई ऑनलाइन में थोड़ा सा हम आउट ऑफ 100 देखें तो 19 है और फिजिकल देखें तो 20 है, ठीक है ना। बाकी करने वाले पे निर्भर करता है कि आप कितना 100% दे रहे हैं,
है ना। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन योगा चल रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना। तो जो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन करें, जो लोग ऑफलाइन कर सकते हैं ऑफलाइन करें। ऐसे योग के कौन कौन से आसन होते हैं जो हमको बिना किसी की गाइडेंस के नहीं परफॉर्म करने चाहिए? वो अष्टांग योग एक चीज़ है। अष्टांग योग में क्या, एक हठ योग कॉन्सेप्ट आता है जिसमें बहुत कठिन आसन होते हैं, तो वो किसी ट्रेनर के बिना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हठ योग में हम शरीर को बहुत टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, तो वो किसी गाइडेंस से ही करना चाहिए। और बाकी नॉर्मल जो आसन होते हैं वो आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे संस्थाओं ने वीडियो बना के डाले हैं, है ना। बहुत सारे ट्रेनर्स ने वीडियो बना के डाले हैं, आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आप हठ योग कर रहे हैं तब आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो योगा में आसन होता है योग निद्रा, उसको कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? योग निद्रा बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब हम रात में सोते हैं 7-8 घंटा, तो उसी का एक रूप है योग निद्रा। जो हम 15 मिनट जब हम योग निद्रा करते हैं तो वो 2 या 3-4 घंटे की नींद के बराबर होती है। योग निद्रा क्या है, ना तो उस समय सो रहे होते हैं ना उस समय जाग रहे होते हैं, दोनों के बीच का जो है, जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं, वो है योग निद्रा। और योग निद्रा से जब हम करते हैं तो थकावट हो, है ना, मानसिक परेशानी चल रही हो या कुछ, या शरीर में कुछ बेचैनी हो, वो सब कवर हो जाती है योग निद्रा जब करते हैं। तो एक तरह से पावर नैप है ये। अगर आप रात भर नहीं सोए हैं तो आप 15 मिनट की योग निद्रा करेंगे तो आपको पर्याप्त विश्राम मिलेगा, जितना आप 6 या 7 घंटे सो के लेते हैं। तो योग निद्रा तो ये है कि आप कभी भी कर सकते हो। 15 मिनट का समय निकाला, बस अपने शरीर को लेटाया, और जो भी गाइडेड योग निद्रा में होता है वैसे वैसे आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं, और आप 20 मिनट का एक परफेक्ट विश्राम ले पाएंगे। आप एक गुरुकुल भी रन करते हैं यहाँ पर? हाँ, हमारी संस्था का एक यहाँ पे फर्रुखाबाद में गुरुकुल रन होता है जी। यहाँ हम लोग शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाते हैं। 2014 में इसकी यहाँ पे स्थापना हुई थी और इस समय हमारे यहाँ करीब 60 बच्चे हैं जिनकी पूरी शिक्षा हम लोग निःशुल्क देते हैं। रहना खाना पीना सब बच्चों का यहीं पे होता है, और 7 साल तक हम उनको एजुकेशन देते हैं। 5वीं पास हम लोग लेते हैं, 6वीं से 12वीं तक उनको शिक्षा देते हैं, जो कि पूर्ण निःशुल्क है और रेजिडेंशियल विद्यालय है। मोबाइल्स अलाउड हैं गुरुकुल में? नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउड है। हम लोग छुट्टियों पे बच्चों की बात कराते हैं पेरेंट्स से। तो जैसे संडे की छुट्टी होती है, हमारे यहाँ संडे छुट्टी नहीं होती। अष्टमी और प्रतिपदा हिंदू कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं जी। तो अष्टमी और प्रतिपदा पे बच्चों को घर से बात कराते हैं और कुछ पेरेंट्स भी आते हैं। डेली का शेड्यूल क्या रहता है स्टूडेंट्स डेली का शेड्यूल, सुबह सर्दियों में 5 बजे से बच्चे उठते हैं, उसके बाद अपना नित्य कर्म करते हैं, फिर 6:30 बजे बच्चों की संध्या और आरती होती है। उसके बाद 7 बजे 7:30 बजे ब्रेकफास्ट होता है। 8 बजे से इनकी क्लासेस लग जाती हैं। 8 से 12 क्लास होती है, 12 से 1 बच्चों का लंच होता है, फिर 1 से 4 बजे तक क्लास होती है। 4 से 5 बच्चे खेलने का समय होता है। 5 बजे बच्चों को नाश्ता मिलता है शाम का। 5:30 से बच्चों की फिर संध्या होती है, तो फिर 6 बजे आरती, ऐसे ही चलता रहता है रात को 10 बजे तक। सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक शेड्यूल्स फिक्स्ड है बच्चों के। स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पर होता है 5th क्लास से? एडमिशन में भी हम लोग एंट्रेंस लेते हैं, है ना। बच्चों के एंट्रेंस लेते हैं, उसमें जो पास होते हैं उनको हम फिर यहाँ पे रखते हैं। ठीक, क्योंकि एंट्रेंस इसलिए लेते हैं कि बच्चे थोड़े अच्छे हमको मिले यहाँ पे, क्योंकि निःशुल्क विद्यालय होता है। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा निःशुल्क पढ़े आज के समय में। तो पहले हम एडमिशन के समय प्रवेश इसीलिए कराते हैं, प्रवेश परीक्षा, जिससे हम बच्चों को सिलेक्ट कर सकें। ठीक। जो स्टूडेंट्स जिसने गुरुकुल से अपना 12th कंप्लीट किया है, इन कंपैरिजन टू जो प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जैसे हम 12th के बाद नॉर्मली अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं कि भाई CA बनना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है ना। ये चीज़ हम लोगों को जनरली पता है। ऐसी इन बच्चों के लिए 12th के बाद भी ऑप्शन है उस फील्ड में। आप मास्टर PhD करके आप शिक्षक बन सकते हैं, है ना।
आप कथावाचक के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ज्योतिषाचार के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, कर्मकांड में आप आगे बढ़ सकते हैं। इनके पास भी अलग अलग फील्ड होती हैं कि वो किस फील्ड में अपना आगे स्कोप बनाना चाह रहे हैं। ठीक। और अगर बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अगर उनके अंदर फीलिंग है, गट्स फीलिंग है, तो आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीसीएस का भी दे सकते हैं। ठीक। आपने देखा होगा, अपने फरुखाबाद में एक पहले मिश्रा जी करके थे, जी। वो इसी फील्ड से थे, जो एसपी थे यहाँ पे, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। और अपने एक पनेसिया जी थे, वो भी बहुत संस्कृत से पढ़ के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एजुकेशन से पढ़ के हम अच्छे पद प्राप्त कर सकें, ये एजुकेशन भी प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो क्या इन लोगों में इंग्लिश की लैक ऑफ नॉलेज रहती है? उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है बाहर 12th करने के बाद या नहीं पड़ता है? बेसिकली इनकी बेसिक लैंग्वेज अगर हम कहें तो संस्कृत है, लेकिन हम लोग इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाई जाती है कि आगे जब निकले तो उनको ये फील ना हो कि भाई हमको इंग्लिश में नहीं आता है कुछ। हम इंग्लिश पे भी इनको तैयार करते हैं, लेकिन बेसिक इनका जो भाषा है वो संस्कृत होती है। तो इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, जिससे बच्चे बाहर जाएं तो समझ सकें कि भाई क्या लिखा है क्या नहीं, क्योंकि इंग्लिश अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इस हिसाब से तो हमें उस बेस पे भी इनको तैयार करना होता है ना। वहाँ पे संस्कृत आपको मिलेगी नहीं, हाँ। तो इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज जो भी होती है वो मिलती है। स्टेशनों पे भी आपने देखा होगा, तो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं हम लोग। तो अभी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर की स्कूलिंग ना करवाकर गुरुकुल में क्यों डालें? दो चीज़ें हैं। एक तो गुरुकुल में डालने का ये होता है कि भाई हमारा बच्चा संस्कारित बने, है ना। एक दूसरा होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों के घर में, या वो पहले से चला आ रहा हो, एक शुरुआत से बाप दादे रहे हों, पिताजी रहे हों, है ना, कि भाई हमारा बच्चा संस्कृत भी पढ़े या पंडित बने आगे। तो एक ये होता है, तो उस बिहाफ पे भी लोग एडमिशन लेते हैं कि हमारी एक पीढ़ी इसी लाइन में लगेगी। और दूसरे ये रहता है कि भाई हमारा बच्चा बहुत अच्छा संस्कारित बन जाए, है ना, अनुशासन में आए, तो इस बेस पे भी लोग गुरुकुल में डालते हैं। तो आपका हमारी ऑडियंस, हमारे यूथ और यंगस्टर्स को मैसेज क्या रहेगा? मैसेज ये रहेगा कि योग ध्यान प्राणायाम को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। जैसे जैसे हमारा आज का रूटीन बना हुआ है ना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जीवन में, तो उनको हम हैंडल अच्छे तरीके से करें, उनको अच्छे से हम समझें, तो हमारा योग ध्यान प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अपने रूटीन में इसको कहीं ना कहीं ज़रूर डालें। बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, योग कर्मसु कौशलम, स्किल इन एक्शन। आप जो भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसमें स्किल ही योगा है ना। आप जो कर रहे हैं उसको कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, डैट इज योगा। तो गीता में इतना अच्छा लिखा हुआ है, स्किल इन एक्शन। तो यही थोड़ा सा यही फॉर्मूला के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा आत्ममंथन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद।